हेलो एवरीवन, जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, इफेक्ट ऑन ऑर्गन और ल्यूकोट्राइन्स के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दी थी। ठीक है, तो आज अपन शुरू करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एनालॉग और एनसेड्स। ठीक है, पहले हेडिंग ही लिख देता हूँ वरना क्या ही मतलब। प्रोस्टाग्लैंडिन स्पेलिंग देख लेना यार, बहुत बोरिंग चीज़ है स्पेलिंग लिखना। एनालॉग्स और एनसेड्स। एनसेड बड़ा है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग छोटा सा है। पहले यही निपटाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले इससे। अब देखो, पहले नाम का ही मतलब पहले समझा करो। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, एनालॉग्स यानी कि इसके जैसा। किसके जैसा? प्रोस्टाग्लैंडिन के जैसा, यानी इसका एनालॉग्स का फंक्शन सॉरी, इसका फंक्शन जो है किसके समान होगा, किसके जैसा होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन्स की तरह। ठीक, ओके। अब इसमें देखते हैं कि अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका यूज़ कहाँ होता है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो पहला हम शुरू करते हैं एनालॉग से। ठीक, तो सबसे पहला एनालॉग तुम ले लो PgE1 एनालॉग। ठीक, ये किए पढ़ेंगे, E2 पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे PgF2 अल्फा एनालॉग पढ़ेंगे। ठीक, ये तीन तो खासकर पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, इन तीनों को पहले समझना और एक I2 पढ़ेंगे, I2 एनालॉग। ठीक है, चार अपने को खत्म करना है। तो पहला पकड़ लो, पहला PgE1 पकड़ लेते हैं। PgE1 पकड़ लो। तो PgE1 एनालॉग में दो नाम है। ठीक है, एक होता है तुम्हारा मीसोप्रोस्टल और एक होता है तुम्हारा एलप्रोस्टाडिल। ठीक है, नाम रटने की कोशिश मत करना, इसको अभी देख लो और इसका यूज समझ लो। इसको क्या है, तुमको क्या करना है, जो भी पढ़ते हैं उसको एक बार रात में सोने से पहले सुबह सुबह उठ के नाम को एक बार देख लेना है, जल्दी जल्दी 5 मिनट के अंदर। तो उससे धीरे धीरे महीने भर में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, नाम मत रटो, इसका पहले फंक्शन समझ लो। तो पहला क्या था, मीसोप्रोस्टल। तो मीसोप्रोस्टल क्या करता है और एलप्रोस्टाडिल क्या करता है? तो जैसे मीसोप्रोस्टल है, ये तुम्हारा PgE1 एनालॉग है, ये तुम्हारा हेल्प करता है किसमें? एबॉर्शन में, एबॉर्शन। ठीक, और कहाँ हेल्प करेगा? PPH में। अभी इसे कैसे करता है वो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, इधर भी बता सकते हैं। तो इसमें करता है, इसमें करता है। देखो कैसे करता है उसको समझो। यूट्रस था, वापस बता दे रहा हूं। ठीक है, अब यूट्रस का हमने कहा था अपर पार्ट में खासकर क्या ज्यादा होता है? अपर पार्ट में तुम्हारा ज्यादा होता है E1 और PgF2 अल्फा। नीचे क्या ज्यादा होता है? E2। ठीक ना? तो जो PgF2 अल्फा है ये क्या करेगा, और PgE1 है, अगर इनको मैं स्टिमुलेट करा दूं तो ये अपर पार्ट जो है, ये जो अपर पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी जो फीटस है वो निकल जाएगा। यानी कि अगर किसी को एबॉर्शन कराना है इनिशियल महीनों में, शुरू के 3 महीनों में, खासकर 3 मंथ के अंदर, तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं। किसका? मीसोप्रोस्टल का। तो मैंने लिखा है किसमें काम आया? एबॉर्शन और पोस्टपार्टम हीमरेज। ये क्या होता है, इसको मैं इतना डिटेल में नहीं, एक लेमैन तरीके से, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा क्या होता है। देखो, जब प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी होती है तो जब ये फीटस निकल जाता है तो ब्लीडिंग भी होती है। सिंपल सी बात है, फीटस निकल रहा है, साथ में प्लेसेंटा भी यहाँ से डिटैच होके निकलता है ना, टिश्यू रप्चर्स होते हैं, तो ब्लीडिंग भी होती है। अब क्या होता है, कुछ में तो ब्लीडिंग कम हो जाती है, अब कुछ पेशेंट्स में ब्लीडिंग कम नहीं होती है, ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, ब्लीडिंग होती रहेगी। अब जब ये ब्लीडिंग होती रहेगी, अब मेरे को इसको रोकना है, तो इस ब्लीडिंग को मैं रोकूंगा कैसे? सिंपल सी बात है, जो भी मसल्स और वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करा दूंगा।
तो अगर मैं इस Pg1 एनालॉग को दे दूं, Pg1 एनालॉग को, तो Pg1 का काम क्या था, कॉन्ट्रैक्ट कराना। तो क्या कराएगा, सारे मसल्स को और वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा, ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम किस में यूज कर सकते हैं, पोस्टपार्टम हीमरेज। क्या है ये, पोस्टपार्टम हीमरेज। ठीक, तो अब तुम्हें शायद समझ आ गया होगा कि एबॉर्शन में क्यों यूज कर रहे हैं, पीपीएच में क्यों यूज कर रहे हैं, पोस्टपार्टम हीमरेज में। अच्छा, अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरा है तुम्हारा एल्प्रोस्टाडिल। ये क्या होता है, ये बेसिकली इसका इफेक्ट होता है तुम्हारे वेसल्स पे, इफेक्ट ऑन वेसल। क्या कराता है, वेसो डायलेशन। तो इसको हम यूज करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है। अच्छा, अभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, जब सेक्सुअल अराउजल होता है तो उसमें पीनस जो है वो इरेक्ट हो जाता है। तो इरेक्ट होने का कारण क्या, जैसे ये तुम्हारा पीनस का कट सेक्शन ऐसे कट करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, कुछ ये मसल्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ यूरेथ्रा होता है, इस तरह का होता है, 2 मसल्स ऊपर, 1 मसल नीचे, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ये सब नाम होते हैं इसके, मत इतना नहीं जानना है। हाँ, लेकिन ये क्या, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नॉर्मली इरेक्ट पेनिस में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो होती है ना, जैसे मान लो यहाँ, वैसे ही एक एग्जांपल है कि मान लो यहाँ पे जैसे वेसल है, ठीक है, इरेक्शन के टाइम पे वेसल क्या होंगी, ये वेसल डायलेट हो जाती है, तो ब्लड ज़्यादा जाएगा पीनस में, तो पीनस इरेक्ट हो जाएगा सेक्सुअल अराउजल के टाइम। लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या दिक्कत होती है, उतना ब्लड जा नहीं पाता है, ब्लड नहीं जा पाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड और सब नहीं बन पाते ढंग से, तो इरेक्शन नहीं हो पाता है ना। तो हमने क्या किया, हमने एल्प्रोस्टाडिल दे दिया। एल्प्रोस्टाडिल क्या करेगा, वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन करेंगे तो ब्लड ज़्यादा आएगा, ब्लड ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, ब्लड वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, वो ज़्यादा रहेगा तो उसकी वजह से जो आसपास के सेल्स, एंडोथेलियम सेल और नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा बनाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा बनाएंगे, देर तक वैसोडाइलेशन होगा और ये जो पीनस है वो इरेक्ट फॉर्म में मेंटेन रहेगा। तो किस में दिया हमने, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या दिया, एल्प्रोस्टाडिल। क्यों दिया, क्योंकि वैसोडाइलेशन कराता है, ब्लड ज़्यादा जाएगा तो इरेक्शन होगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया। हाँ, तो ये तुम्हारे 2 हो गए E1 एनालॉग। अच्छा, एक ये हो गया, और क्या है इसमें, हाँ एक और चीज़ है, इन दोनों को हम एक चीज़ में और यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं पेटेंसी ऑफ डक्टस आर्टीरियोसस। पेटेंसी का क्या मतलब है, देखो एक चीज़ बताई थी लास्ट वीडियो में कि यहाँ से जैसे हार्ट है, हार्ट से हमने बताया था पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक। अब इस पल्मोनरी ट्रंक पे और ये अओर्टा है, इन दोनों के बीच ये कनेक्शन होता है, ठीक। इसको कहते हैं डक्टस आर्टीरियोसस। किस में, फीटल लाइफ में, फीटल हार्ट में। इससे क्या है, जितना भी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसका थोड़ा कांटेक्ट सा बना रहता है। और अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही नॉर्मली क्या होता है, इसको हॉलो बनाने के लिए, ताकि इसमें ब्लड पास होता रहे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो होता है क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको कहते हैं PGE1। PGE1 इसकी पेटेंसी को मेंटेन करता है। तो ये दोनों कंबाइनली क्या करा सकते हैं, मेंटेन करा सकते हैं, मेंटेन पेटेंसी ऑफ डक्टस आर्टीरियोसस, ठीक। तो ये होगा तुम्हारे PGE1 एनालॉग, इन दोनों का इफेक्ट, ठीक, ये सब हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे PGE2 एनालॉग। तो PGE2 एनालॉग देखते हैं। PGE2 एनालॉग, PGE2 एनालॉग में क्या होगा, देखो PGE2 एनालॉग मैंने बताया था, इसका भी मेन यूज होता है यूट्रस में होता है। इसमें नाम है तुम्हारा मीफीप्रिस्टोन। मीफीप्रिस्टोन क्या काम करेगा उसको समझो। जैसे ये यूट्रस है, अगेन हमने बताया था अपर पार्ट में क्या ज़्यादा होगा, एक तो PGF2 अल्फा होगा, और क्या ज़्यादा होगा, PGE1 ज़्यादा होगा।
नीचे वाले में क्या बताया था, सर्विक्स वाले एरिया में क्या ज़्यादा होता है, PgE2। तो जो है PgE2 ज़्यादा है, हमने कहा था इसको स्टिमुलेट करेंगे, इसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे का डायलेट करेगा, है ना। तो डायलेट कैसे करता है कि यहाँ पे ना कोलेजन होते हैं, कुछ प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं, तो क्या करता है PgE2 उनके स्ट्रक्चर में कुछ ब्रेक्स लगाता है। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है, कोलेजन का स्ट्रक्चर है मान लो, तो इस स्ट्रक्चर में कहीं कहीं पे ऐसे ब्रेक लगा देगा। अभी ब्रेक लगा दिया, अब मुझे बताओ अगर कोलेजन में ब्रेक लग गया तो उसके बाद क्या बॉन्डिंग टूट जाएगी। बॉन्डिंग टूट गई तो मसल्स में उतनी पावर बचेगी नहीं बचेगी। और जब मसल्स में पावर नहीं बचेगी इसका मतलब क्या होगा, यहाँ की मसल्स लूज हो जाएंगी, यानी कि सर्विक्स क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर सर्विक्स ओपन हो गया तो यहाँ जो फीटस है वो आसानी से निकल पाएगा, निकल जाएगा आराम से। क्योंकि ओपन हो गया। अब मुझे ये बताओ अगर ये आसानी से हो गया तो यानी कि इसे हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अबॉर्शन, PPH अबॉर्शन में मेनली यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ करेंगे, अबॉर्शन कराने। और इस तरीके को, इसको जो ये हो रहा था इसको हम कहते हैं सर्वाइकल राइपनिंग। क्या कहते हैं, सर्वाइकल राइपनिंग। ये जो हमने किया डायलेशन जिसमें सर्विक्स का हो जाता है, क्या है, सर्वाइकल राइपनिंग। तो ये एक तुम्हें खास कर याद रखना है, कौन सा, मतलब E2 में एक ही है मीफिप्रिस्टोन, जिसको अच्छे से करना, और ये इसका यूज़ है, ठीक। अच्छा E2 हो गया। E2 के बाद आ जाओ तुम अगले पे। अगला है तुम्हारा PgI2 एनालॉग, PgI2 एनालॉग्स। अच्छा तुम्हें पता होगा PgI2 का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है वेसल्स का डायलेशन कराना, फर्स्ट वीडियो में बताया था प्रोस्टाग्लैंडिन की। अच्छा अब इसमें जो है इसके बहुत सारे आते हैं, जैसे इसके ना देखो, अब जैसे हम कई चीज़ बना सकते हैं। एक तरीका होता है, देखो एक टाइप होता है रिकॉम्बिनेंट PgI2 का, रिकॉम्बिनेंट PgI2 क्या मतलब हमने क्या किया, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके मदद से हमारे बॉडी जैसा रिकॉम्बिनेंट PgI2 बनाया और उसको वेंस के थ्रू इंजेक्ट करा दिया बॉडी में। एक तरीका ये है। एक तरीका है हमने क्या किया, PgI2 जैसा दिखने वाला कंपाउंड ले लिया, जिसको क्या कहेंगे, PgE2 एनालॉग्स। एक क्या है, तीसरा तरीका है, जो तुम्हारे रिसेप्टर होते हैं PgI2 के, उसका एगोनिस्ट ले लो। तो अगला क्या हो गया, PgI2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो इतने टाइप के PgE2 के डिफरेंट फॉर्म्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक। अच्छा अब ये सब यूज़ किस में होता है उसको समझ लो। ये सब को हम यूज़ करते हैं तुम्हारे पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। किस में यूज़ करते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में ये चीज़ें यूज़ की जाती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होता है, तो काफ़ी मतलब ये तो वैसे काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन आराम से समझें तो जो हमारे वेसल्स होती हैं लंग्स के अंदर, उसके अंदर क्या होता है ना कि उसका देखो लंग्स से जो ब्लड होता है, पहले ब्लड जो है हार्ट से आता है लंग में, लंग से जाता है वापस हार्ट में। तो क्या हो कि ये यहाँ जा ना पाए, तो सारा ब्लड यहाँ पे इकट्ठा होगा, है। एक तो ये तरीका है। दूसरा कि यहाँ से ले जाने में बड़ा प्रेशर लगाना पड़ रहा है हार्ट को, ठीक है, खैर छोड़ दो। लेकिन हाँ याद रखो पल्मोनरी वेसल्स में अगर बीपी बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन, उस केस में हम यूज़ करते हैं PgI2 एनालॉग, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसमें कई रीज़न होते हैं। या तो एक रीज़न होता है कि तुम्हारा जैसे हार्ट है, हार्ट में ये वाला एट्रियम है, ये वेंट्रिकल, ये फेल कर जाए, तब भी यहाँ से ब्लड आएगा, इसमें यहाँ से बाहर जा नहीं पाएगा, तो सारा यहाँ कलेक्ट होने लगेगा, तो भी यहाँ पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। एक तरीका है कि भाई यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ वाले में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो यहाँ से ज़्यादा पावर में पंप करेंगे तो अपने आप बीपी यहाँ बढ़ जाता है। तो बहुत तरीके हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन जिनकी वजह से हो सकता है। लेकिन हाँ उसके ट्रीटमेंट में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, PgI2 एनालॉग। अब इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं हम वो देख लेते हैं। जैसे इसमें एक ड्रग एगोनिस्ट है जिसका नाम है सेलेक्सीपैग, ठीक। फिर ये होता है एपोप्रोस्टिनॉल, ठीक। और क्या यूज़ कर सकते हैं,
और यूज़ कर सकते हैं तुम्हारा आइकोप्रोस्ट, बैरोप्रोस्ट, ये सब दवा हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया तुम्हारा PGI2 एनालॉग। लास्ट बचता है PGF2 अल्फा एनालॉग्स। उसके बाद तुम्हारे जितने भी एनालॉग हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम NSAIDs शुरू करेंगे। PGF2 अल्फा एनालॉग्स एग्जाम, इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे एक है तुम्हारा कार्बाप्रोस्ट, इसको गायनेकोलॉजी यानी कि फीमेल रिलेटेड यूट्राइन कंडीशंस में काफ़ी यूज़ करते हैं। दूसरा है तुम्हारा लेटेनोप्रोस्ट, ये मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, जिसने ध्यान से देखी उसको पता होगा, जिसने नहीं देखी होगी यहाँ देख लो। तो पहला क्या है, कार्बोप्रोस्ट। कार्बोप्रोस्ट जो है ये क्या कराता है, PGF2 अल्फा है, वही कंसेप्ट लगाएंगे, यूट्रस है, यूट्रस के अपर पार्ट में क्या होता है, PGF2 अल्फा रिसेप्टर, इस पे PGF2 अल्फा बाइंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, आसानी से फीटस निकल जाएगा। कहाँ यूज़ करेंगे, एबॉर्शन, और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेबर में। ठीक है, तो कार्बोप्रोस्ट को यहाँ यूज़ किया। फिर लेटेनोप्रोस्ट, लेटेनोप्रोस्ट तुम्हारे आई में यूज़ करते हैं। आई कैसे यूज़ करते हैं, तो वही लास्ट वीडियो में बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। ये आई है, ये लेंस है, आगे जो है यहाँ पे भरा होता है एक्वस ह्यूमर। ठीक, जब ये ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर बढ़ता है, उसी से होता है ग्लूकोमा। तो हम क्या करते हैं, इसको रिलीज़ करने के मैकेनिज़्म को फास्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, अंदर का वाटर सारा निकल जाएगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा। ग्लूकोमा को हमने ट्रीट कर दिया। तो इसको यूज़ पहले देख लो कहाँ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा। अब ग्लूकोमा ना एक अच्छा बड़ा टॉपिक है। अगर तुमको चाहिए कि टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा ये सब समझना है तो उसकी अलग वीडियो, वैसे तुम्हारे हैं नहीं सिलेबस में, अगर चाहिए तो मैं बना दूंगा, लेकिन हाँ इस ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं। और क्या कराता है, इंक्रीज कराता है आउटफ्लो। कौन सा आउटफ्लो, यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो। देखो ये यूवियो स्क्लेरल का मतलब समझ लो, यूवी, देखो आई जो होती है, आई में 3 लेयर होती है। एक होती है तुम्हारी आउटर वाली स्क्लेरा, फिर मिड लेयर होती है यूविया। यूविया बनती है 2 चीज़ से, सीलियरी बॉडी, आइरिस, ठीक है, इससे। और इनर वाली जो होती है वो होती है तुम्हारी रेटिना। ठीक है, तो बीच वाली कौन सी है, यूविया, और बाहर वाली स्क्लेरा, उसी से बनना है यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो। तो वहाँ पे एक मैकेनिज्म होता है जिससे जो एक्वस ह्यूमर है तो बाहर निकलता है, तो उसके आउटफ्लो को बढ़ा देता है कौन, लेटेनोप्रोस्ट। उसकी वजह से क्या हम किस में यूज़ कर सकते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा। तो यहाँ तक तुम्हारे जितने एनालॉग्स थे वो मैंने पढ़ा दिए। अब इसके बाद सीधा हम NSAIDs शुरू करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग।